नाजी को तो टोपी आपने पहना दी, अब और किन लोगों को टोपी पहनाने की बातें हो रही हैं? दिल में जो होता है वो दिमाग भाषा में आ ही जाएगा ना। इतना समझदार जी, आप जैसे समझदार लोगों को बताने की थोड़ी जरूरत है, आप पहले से ही समझे हुए हैं। जी चलिए गोपाल राय जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो स्पष्ट तौर पर वो भी समझा नहीं पा रहे हैं लोगों को कि आखिर किन टोपियों की यहाँ पे बात हो रही है। मुरारी जी, ये जिस तरीके से गोपाल राय जी और अभी यहाँ पे क्या बोलते हैं हरपाल सिंह जी जब आपस में बातचीतें कर रहे थे तो बहुत आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे। थोड़ा सा लैंग्वेज में आपको परिवर्तन यहाँ पे नहीं लग रहा? गोपाल राय जी एक बिल्कुल सदी हुई तरीके से यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहे थे। एक जो राजनीतिक, जो पुराने माहिर खिलाड़ी जो राजनीति के होते हैं, जो वर्डिंग उनकी होती, क्या गोपाल राय जी की लैंग्वेज में आपको वो वर्डिंग यहाँ पे नजर आ रही थी? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कहता हूं कि जब अन्ना हजारे 4 अप्रैल 2011 को बैठे जंतर मंतर पे, तो उन 5 दिनों के उनके आंदोलन में मैं लगातार 4 दिन गया। और मैं इसलिए गया कि मैं अन्ना हजारे को 1988 से जानता था। जब मैं पढ़ाई करता था उन दिनों मैंने उन पर एक पुस्तक पढ़ी थी, एक कर्मयोगी का गांव, जो होवे से सादरी आरएसएस के सर कारवाह ने लिखा था। उसमें उनका परिचय भी लिखा था उस पुस्तक में, और होवे से सादरी की उस पुस्तक से मुझे अन्ना हजारे का परिचय हुआ। अन्ना हजारे के बारे में मेरे मन में बड़ा आदर था कि उन्होंने अपने गांव का वो आदर्श विकास किया जो बहुत अप्राप्य है, आसानी से उपलब्ध होने वाला नहीं है। उतने विकास उच्च स्तर को प्राप्त करना आसान नहीं है। परंतु तब से लेकर आज तक अन्ना हजारे के साथ साथ चल रहे लोग जो अब उनसे अलग भी हो चुके हैं, उनकी भाषा इतनी बदल चुकी है, व्यवहार इतना बदल चुका है, तेवर इतना बदल चुका है, और तेवर की बात छोड़िए, अराष्ट्रीय गतिविधियां इतनी बदल चुकी है कि देश के लिए महत्वाकांक्षी कुडनाकुलम रिएक्टर को बंद कराने के पीछे भी ये लोग लामबंद हो रहे हैं। गोपाल राय जी से मैं पूछना चाहता था कि प्रशांत भूषण कुडनाकुलम रिएक्टर को बंद कराने के लिए एजिटेशन कर रहे वहां के ग्रामीणों का मतलब चर्च के लोगों के वकील हैं, और केजरीवाल जी मंच पर जाकर जिसके खिलाफ अरेस्ट वारंट कोर्ट जारी करता है उसको वहां से भाग जाने के लिए कहते हैं। क्या ये राष्ट्रवादी गतिविधियां हैं? क्या ये देश को का पोषण करने वाली गतिविधियां हैं? उस रिएक्टर से परमाणु बिजली बनेगा और बिजली से लोगों के घर रोशन होंगे, इससे वंचित करना क्या देश का भला का काम है? चलिए कोहली जी, इससे वंचित करने क्या देश का भला है? ये जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं इस पर आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, मेरे को इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, मैं इसके ऊपर कोई। चलिए केजरीवाल की ही अगर यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, गोपाल राय जी जिस तरीके से सारी बातों को कह रहे थे यहाँ पर, ये जो यहाँ पर शब्दों का वो इस्तेमाल जिस तरीके से ये आप क्या बोलते हैं हरपाल सिंह जी, आप पुरानी तरीके से उनको जानते हैं, आप खुद सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जुड़े रहे हैं जी, ये जो लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा है, आपको नहीं लग रहा कि अब अरविंद केजरीवाल और अन्य राजनीतिज्ञों में क्या फर्क है? दोनों की लैंग्वेज तो यहाँ पे समान नजर आ रही है। मुझे तो गोपाल राय जी की, कोहली जी से मेरा प्रश्न है, थोड़े दिन बाद आपको हमारे कपड़ों में भी चेंज नजर आएगा, भाषा में भी चेंज नजर आएगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, नजर आ रहा है तभी मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ जी, आप लोग अच्छी चीजों को क्यों नहीं लेके जाते आगे? 10 साल से क्या किया, आप क्या चल रहा है? शायद ये अच्छा कदम है, इसको अप्रिशिएट करने की बजाय आप लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मैं आपको हमारी हर चीज में बदलाव नजर आएगा। चलिए संतोष जी, मैं एक बात कहता हूं, मैं अन्ना का समर्थन करता हूं गांव विकास के लिए। मैं चाहता हूं कि भारत के हर एक गांव का, हर पूरे 7 लाख गांवों का विकास वैसा ही हो जैसा रालेगांव सिद्धि का हुआ है। और इस बात के लिए मैं सहमत इसलिए हूं कि मैं गांव में पैदा हुआ हूं, गांव की मिट्टी में खेला पला बढ़ा हूं, इसलिए गांव का विकास चाहता हूं, और इस मुद्दे पर मैं आपके साथ हूं। परंतु ये जो केजरीवाल जी गिरी हुई राजनीति कर रहे हैं, मैं इस मुद्दे पर बिल्कुल आपके साथ हूं। एक मिनट, ना हम अन्ना के साथ है ना हम केजरीवाल के साथ है, हम मुद्दे के साथ है। जैसे अन्ना ने अपने गांव में रालेगांव बनाया, वैसा हम अपनी सुंदर नगरी को बनाना चाहते हैं, अपने गांव को बनाना चाहते हैं। हम मुद्दे के साथ हैं, हम किसी के साथ नहीं, हम मुद्दे के साथ हैं। भ्रष्टाचार मुक्त ये भारत देखना चाहते हैं। सबसे पहले अपना घर, अपना माहौल देखना चाहिए। चलिए संतोष जी, अभी आप कह रहे थे कि अन्ना और अरविंद में कोई मतभेद नहीं है। जब अन्ना हजारे इस बार आए दिल्ली में तो आपकी तरफ से, या मैं ये कहूं कि टीम अरविंद की तरफ से कोई भी एक सदस्य उनको रिसीव करने नहीं गया एयरपोर्ट के ऊपर, दूसरे दिन जाकर के मुलाकात क्यों करी जा रही है? इसके क्या मायने निकाले जाए? अरे ये इसमें भी, अरे उनके पास उस समय नहीं होगा टाइम, या पहले तो बहुत समय था अरविंद केजरीवाल के पास, पहले तो अन्ना जी को हाथों हाथ लिया। शायद इस बार अन्ना जी को लेने के लिए लोग पहले से गए हुए थे जी। तो ये क्या अरविंद केजरीवाल या उनकी अरविंद टीम का फर्ज नहीं बनता था कि उनको जाना चाहिए? देखिए, जिस दिन अन्ना हजारे ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में घोषणा की कि ये मतभेद है संतोष जी, ये मतभेद है, ये मतभेद है। आप लोग अन्ना से बात किए, अन्ना ने बोला कोई झगड़ा है, रास्ते अलग है, मतभेद नहीं है जी। तो ये रास्ते मान लिए अलग अलग हो गए, इसीलिए रिसीव करने भी नहीं। जिस दिन अन्ना हजारे ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में
प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की सबके सामने कि चुनाव लड़ने और लड़ाने वालों का मैं साथ नहीं दूंगा। उस दिन मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने स्पेशली गया हुआ था और अन्ना हजारे ने बड़े दुख के साथ जब ये बातें कही तो चलिए मुरारी जी आपको रोकना चाह रहा हूं। यहाँ पे समय की हमारे पास कमी है और समय हमेशा कम पड़ जाता है जब इस तरीके की चर्चाएं होती है, लेकिन सवाल अभी भी जस के तस बने हुए हैं। आखिर अरविंद केजरीवाल ने जो अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है, क्या उससे जनता की जो समस्याएं हैं वो हल हो जाएंगी? क्या अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो आरोप लगे हैं उसका जवाब अरविंद केजरीवाल दे पाएंगे? ये तमाम वो चीजें हैं जो अरविंद केजरीवाल के सामने इस वक्त खड़ी हुई हैं और अब अगर अरविंद केजरीवाल राजनीति में आ गए हैं तो इसका जवाब अरविंद केजरीवाल को देना ही होगा। अपने तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे साथ इस प्राइम टाइम डिबेट में शामिल होने के लिए। तो आज के प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही। कल होंगे फिर हाजिर एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।